नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं दिनेश कुमार गिरी हूँ। आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक श्री रतन मणि लाल के साथ हूँ और आज हम लाल साहब से के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो प्रमुख नेता मायावती और चंद्रशेखर रावण, इन दोनों की पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोनों का स्कोप ऑफ उन दोनों का एरिया लगभग एक ही है, दलित वोटर्स, मेनली दलित वोटर्स, और फिर दलित वोटर्स के साथ अन्य वर्गों को जोड़ना जैसे सत्ता के लिए जरूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन की जो साइज है उसको देखते हुए दलित अकेले उनको सत्ता पे नहीं बैठा सकता। उसके साथ कभी मुसलमान जोड़ना, कभी बैकवर्ड जोड़ना, कभी अपर कास्ट को जोड़ देना, ये तो इनमें मायावती ने तो एक प्रयोग किया कांसीराम जी के बाद बहुजन समाज का, और उसमें सफल भी रही। उन्होंने फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट बनाई पहली बार 2007 में, और 2012 तक उन्होंने शासन चलाया। अब धीरे धीरे उसके बाद से उनके रसूख में कुछ कमी भी आई, पॉलिटिकल स्थितियां चेंज हुई। तो इस बीच मेरठ से एक लड़का चंद्रशेखर रावण नाम के, उसने चूंकि सनातन का विरोध करके ही ये इस तरह के लोग बढ़े हैं, तो ऐसे जैसे बहुजन समाज पार्टी अपर कास्ट को गाली दे करके बढ़ी आगे, ब्राह्मण इनको मारो जूते चार करके वाले नारे लगाए थे। क्या था, ब्राह्मण बनिया और क्या, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, इस तरह करके था। तो एक अपने समाज को जोश से भरने और संगठित करने के लिए थोड़ा सा दूसरे समाज के लिए अपमानजनक बातें करना करके इन्होंने गेदर किया। इसी तरह की राजनीति, लगभग इसी तरह की राजनीति मेरठ से इन्होंने शुरू की चंद्रशेखर रावण ने, और आज वो दलित समाज के बड़े चर्चित नेता हैं। इस संबंध में हम लाल साहब से पूछते हैं कि इसका भविष्य क्या है, इस राजनीति का। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस वार्ता में सम्मिलित करने के लिए। और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो इस समय एक बहुत चर्चित विषय है कि किस तरह से आने वाले समय में जो भी बड़े चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, उसमें तमाम सारे अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी अपने प्रभाव का क्षेत्र निकाल के अपने पास रखना और उसे सहेजना, ये सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। इसमें दिनेश जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि सन 2014 के आसपास जब भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू समुदाय के तमाम सारे वर्गों को, जो कि जाति के आधार पर बटे हुए थे, उनको एक करके उन्हें एक हिंदू होने का एहसास दिलाकर उनका समर्थन पाने की कोशिश शुरू की, तो उसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली। और ये सफलता कुछ उससे भी ज्यादा थी जो राम मंदिर का आंदोलन 90 के दशक में शुरू हुआ था। उस समय पर जो काम राम मंदिर नहीं कर पाया उसको राष्ट्रवाद ने कर दिया। जी, तो उसके बाद अब पिछले 1-2 चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा कि जाति पे आधारित दल भी छोटे छोटे बन रहे हैं जो कि छिटक के किधर भी जा सकते हैं, तो उन्होंने कम से कम 3 बड़े जो क्षेत्रीय दल थे, चाहे वो सुभाष सपा हो, निषाद पार्टी हो या अपना दल हो, उनको अपने साथ सहयोगी बनाकर हिंदू समाज के अलग अलग जातियों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश में सफलता पाई है। दलित वर्ग एक ऐसा बड़ा वर्ग है जिसने मायावती के कमजोर होने के बाद, हमें याद रखना चाहिए कि मायावती की सरकार 2011-12 में बनी थी, करीब 5 साल के लिए, 2007 से 12, लेकिन 11-12 के बाद से जो उनकी कमजोर होने की एक सिलसिला शुरू हुआ, तो आज तक वो उससे उबर नहीं पाई हैं। और लगातार उन्होंने, चाहे वो एमपी की सीटें हों वो लूज़ की हैं, विधानसभा की सीटें लूज़ की हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो उनकी एक साख और एक पहुंच थी, वो भी कमज़ोर हुई है। जी, उनके कमज़ोर होने के साथ ही दलित वोटों को अपनी ओर खींचने की जो कोशिश है, जो कि भारतीय जनता पार्टी सफलतापूर्वक कर चुकी थी, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत करके इन वोटों में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, खुर्जा, बुलंदशहर तक, वहाँ पर अपनी कोशिशें शुरू की और उसमें उनको कुछ सफलता मिली। बहुत सफलता तो नहीं मिली क्योंकि उनके पास कोई संगठन नहीं है। आज भी उनकी पार्टी में और कौन है ये कोई नहीं जानता, उनके अलावा एक वो वन मैन शो तरह की पार्टी है। लेकिन ठीक है, सबकी शुरुआत ऐसे ही होती है। तो अब चंद्रशेखर आज़ाद के लिए अपने को मजबूत करने का जो अगला चरण है,
वो होगा कि जो दलित समुदाय मायावती की छत्रछाया से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, वो उस पर कब्जा करने की कोशिश करें। चंद्रशेखर आज़ाद के लिए भी जो शुरुआती दाव पेच है वो वही है जो मायावती के लिए थे, यानी सवर्ण जातियों के प्रति एक नफरत, अपमानजनक भाषा का उपयोग करना, ऐसा दिखाना कि दलितों के साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उसके लिए सवर्ण ही जिम्मेदार हैं, और यह भी दिखाना कि इतने दशकों में दलितों को उनकी सहभागिता या उनके अधिकार नहीं दिए गए। ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन फिलहाल तो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए ज़रूरी यह है कि मायावती की रही सही ताकत को भी कमज़ोर करें। अब हम आते हैं मायावती की ओर। मायावती ने जब 1990 के दशक में पार्टी को मजबूत किया था, तो जो लोग उनके साथ थे, तो राज बहादुर, आर.के. चौधरी, राजा राम, इस तरह के तमाम सारे दिग्गज थे, उनमें से आज कोई उनके साथ नहीं है। 10-12 साल के बाद जो लोग उनके साथ थे, जिसमें ब्रजेश पाठक, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और तमाम स्वामी प्रसाद मौर्य, इस तरह के लोग थे, नकुल दुबे, आज वो सब भी इनके साथ नहीं हैं। तो मायावती को भी अब सहयोगियों की कुछ कमी महसूस हो रही है, और अपने बाद वो पार्टी की कमान किसे सौंपे, किसे विश्वास पात्र माने, इसकी ऊहापोह बिल्कुल साफ दिखती है। पहले परिवार के लोगों को वो साथ नहीं रखेंगी, उनको कोई भूमिका नहीं देंगी, ऐसा बड़ा ऐलान किया। फिर कुछ लोगों को मिलाया, फिर अलग किया, फिर मिलाया, फिर अलग किया, और अंततः कुछ दिन पहले आकाश यानी अपने भतीजे को ही उन्होंने एक राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के तौर पर सामने करके ये संकेत देने की कोशिश की है कि पार्टी की विरासत सहेजने का काम आकाश ही करेंगे। मेरा अपना समझना यह है कि मायावती इस बात को समझ रही हैं कि अब उनके नाम पर जब उत्तर प्रदेश में ही वोट नहीं मिल रहे हैं, तो किसी अन्य प्रदेश में भी उनको बहुत राजनीतिक समर्थन मिलने की उम्मीद कम है, जब तक वो कोई बड़ा निर्णय लेकर अपना राजनीतिक उत्तराधिकार किसी और को नहीं सौंपती। इस ऊहापोह से निकलने के बाद कि वो पार्टी का हो, परिवार का हो या कौन हो, जब उन्होंने ये तय कर लिया कि आकाश ही वो व्यक्ति है, तो उन्होंने आकाश को सामने किया है। तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि चंद्रशेखर आज़ाद के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि अगर उसे बहुजन समाज पार्टी के रहे सहे समर्थन को अपनी तरफ मोड़ना है, तो उसे टारगेट मायावती के साथ साथ आकाश को भी बनाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने आकाश के लिए जो कमेंट किए, उस पर तुरंत मायावती ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसे लोग थाली के बैगन हैं, दलितों को भ्रमित कर रहे हैं, ये तो तमाम सारे अन्य पार्टियों के बहकावे में आके कर रहे हैं। और उन्होंने बिना कुछ कहे चंद्रशेखर आज़ाद को बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि सिरे से नकारने की कोशिश की है। तो अब ये बिल्कुल साफ है कि मायावती अब किसे आगे करेंगी? आकाश को। चंद्रशेखर किसे टारगेट करेंगे? आकाश को, क्योंकि वो जानते हैं कि अब मायावती ने काफ़ी उठापटक, ऊहापोह, उथल पुथल के बाद आकाश को ही आगे किया है, और अब अगर उन्होंने आकाश को फिर पीछे किया, तो इससे बहुत गलत संदेश जाएगा कि मायावती तो कुछ तय ही नहीं कर पाती हैं, अपना कोऑर्डिनेटर बना ही नहीं पा रही हैं, अपना उत्तराधिकारी बना ही नहीं पा रही हैं। तो ये संकेत बाकी पार्टियों के लिए उतना खतरनाक नहीं है जितना उनके अपने समर्थकों के लिए है कि बहन जी क्या कर रही हैं, उनकी मुहिम को आगे कौन ले जाएगा। तो मुझे लगता है चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बहुत सोच समझ के मायावती को ऐसे एक कमज़ोर वीक लिंक पे टारगेट किया है, जहां पर मायावती के लिए पूरे जोर शोर से आकाश को ही डिफेंड करना पड़ेगा, समर्थन देना पड़ेगा, और रावण को ये बिल्कुल तय करना पड़ेगा कि उसे अब क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहर हट के भी मायावती और बसपा का जो प्रभाव क्षेत्र है सेंट्रल यूपी में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, क्या वो वहाँ भी जाएंगे? क्योंकि अभी तक चंद्रशेखर आज़ाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं गए हैं। तो ये एक खींचतान है जो कि आगे आने वाले पंचायती चुनाव के पहले ही कोई एक मोड़ ले सकती है, क्योंकि उन चुनाव में मायावती तो बड़े फेमस तरीके से कहती थी कि वो इन चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगी, लेकिन अब मुझे लगता है उनके लिए ये नुकसानदेह होगा, और वो हर चुनाव में हिस्सा लेने लगी हैं, यहाँ तक कि उपचुनाव में भी हिस्सा लेने लगी हैं। पंचायत चुनाव में भी मायावती आगे बढ़ेंगी, तो वहाँ भी चंद्रशेखर आज़ाद के लिए अपॉर्चुनिटी है। 1.5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहाँ मायावती को जो उम्मीद है, वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद भी उम्मीद लगा के बैठे हैं।
तो फिलहाल चंद्रशेखर दलितों के कुछ वोट बैंक पर नज़र डालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, मायावती को कमज़ोर करके और मायावती को तमाम सारी बातें कह के, और आकाश के लिए अपने आप को चैलेंजर मानते हुए वो आकाश को भी टारगेट करें, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक सवाल ये है सर कि आनंद और चंद्रशेखर के बीच में, आनंद जो हैं वो बाबू टाइप के हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सुख से जीने वाले हैं, वो संघर्ष उस तरह कर पाएंगे जिस तरह का संघर्ष चंद्रशेखर कर रहा है? लोगों से मिलना, लोगों के बीच में जाना, लोगों के दुख दर्द में शामिल होना, लोगों को झेलना, तरह तरह के समाज में तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट घूमना, क्या इस तरह कर पाएंगे ऐसी राजनीति? देखिए, अगर मैं इसको और पीछे ले जाऊं तो मुझे याद पड़ता है 90 के दशक के आसपास जब मायावती अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू कर रही थी, तो काशीराम ने उनकी बहुत कठिन समय में ग्रूमिंग की थी। पैदल चलना, साइकिल पे जाना, नीचे ज़मीन पे बैठना, दरी बिछाना, ये सब काम मायावती कर चुकी हैं। लेकिन मायावती जब मजबूत हो गई, कई बार मुख्यमंत्री बन गई, तो आकाश को ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी ओर चंद्रशेखर आज़ाद की सोलो पार्टी है, तो उन्होंने सब कुछ किया है। पार्टी का दफ्तर भी खुद ही खोला होगा, पार्टी का नाम और सिंबल भी खुद ही चुना होगा, तो वो सब काम खुद करके और अपना चुनाव प्रचार भी खुद ही करते हैं, दूसरे के लिए भी खुद ही खड़े होते हैं। तो धीरे धीरे करके उन्होंने, तो वो सेल्फ बिल्ट आदमी है, जबकि आकाश के लिए सब कुछ बना बनाया था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों की पृष्ठभूमि में और दोनों के काम करने के तरीकों में अंतर है। चंद्रशेखर अपनी इस जुझारू किस्म की छवि को लेकर आगे बढ़ने में सफल हो तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जबकि आकाश अभी भी तमाम सारी चीज़ों के लिए मायावती की ओर ही देखेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि आकाश के लिए जिस तरह के उनके भाषण और बयानों पर मायावती को आपत्ति थी, शायद उनके अब के भाषण और बयान मायावती पहले अप्रूव करेंगी, फिर वो देंगे। इस तरह की बातें भी सुनने में आती रहती हैं। तो ऐसे में आकाश आनंद को वो फ्रीडम अपने आप को आगे लाने की नहीं मिलेगी जो चंद्रशेखर को है, क्योंकि उनकी वो पार्टी है, वो खुद ही सब कुछ है। तो ये इन दोनों स्थितियों को हम तुलना करें तो भी आकाश के लिए अभी मायावती की छत्रछाया से बाहर निकलना आसान नहीं है। इस तरह से आपने देखा कि अभी विधानसभा चुनाव 2027 को लगभग 1.5 साल है, लेकिन पार्टियां जो हैं, जो अगले विधानसभा में सत्ता पाना चाह रही हैं, वो अभी से तैयारी शुरू कर रही हैं। उसमें चंद्रशेखर भी हैं, मायावती जी भी हैं, बहन मायावती